नमस्कार, मैं संजय मिश्र। आम लोगों की आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में हो रही तब्दीली के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। न्यायपालिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे मजबूत अंग है। जी हाँ, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से देश की दशा और दिशा बदलती रही है। इसी न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीकों में बदलाव लाया जा रहा है। कॉलेजियम की व्यवस्था खत्म कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। संसद और न्यायपालिका की सर्वोच्चता में अब न्याय कसौटी पर है। न्यायाधीश कौन हो, इसकी काबिलियत जांचने परखने के लिए अब राष्ट्रीय न्यायिक आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे। गौर कीजिएगा, जिसमें 2 वरिष्ठ जज होंगे, कानून मंत्री इसके पदेन सदस्य होंगे, 2 प्रबुद्ध नागरिक भी इसके सदस्य होंगे अब, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत के और लोकसभा में नेता विपक्ष वाली 3 सदस्यीय समिति करेगी। इन 2 प्रबुद्ध नागरिकों में एक सदस्य एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या महिला वर्ग में से कोई एक होगा। इस तरह कॉलेजियम की व्यवस्था अब खत्म होगी। न्यायपालिका के लिए वरिष्ठ जजों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री का हाथ होगा और इस तरह न्यायपालिका में अब राजनीति का दखल होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है और ये न्यायिक सुधार के लिए होगा, ऐसा माना जा रहा है। चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा ने कहा कि संसद और सरकार को न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बयान है ये। कुछ वरिष्ठ वकीलों का भी कहना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और इसके लिए किए गए संविधान संशोधनों को मिली संसद की मंजूरी न्यायिक समीक्षा नहीं झेल पाएगी। इस विधेयक में कई खामियां हैं, जिनकी न्यायिक समीक्षा के दौरान सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ जाएंगी, जबकि संसद में इस बिल के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। अब ये कौन सी स्थिति है? आप सबको बता दें, वर्तमान बिल मौजूदा कॉलेजियम की जगह लेगा और हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में 1000 से ज्यादा जजों की नियुक्ति करेगा, जो बहुत जल्द होने वाला है। इस राष्ट्रीय न्यायिक आयोग में राजनेताओं का बहुमत है और खतरा यह है कि जजों की नियुक्ति में अब राजनेताओं का दखल ज्यादा होगा। अब बुद्धिजीवी दर्शकों से एक सीधा सवाल है, न्यायिक प्रक्रिया के सुधार के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनेताओं की भागीदारी को आप कितना उचित मानते हैं? क्या सिर्फ जजों की नियुक्ति लाखों लंबित मामलों का हल है? न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक दखलंदाजी आखिर क्यों? आप अपनी राय दें। हमारा फोन नंबर है 0120477917 और दूसरा नंबर है 0120477918। इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए 2 वरिष्ठ मेहमान अभी मौजूद हैं। संपादकीय सलाहकार P7 न्यूज़ के उदय सिन्हा जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है आनंद साहू जी, बीजेपी से। नमस्कार। बहुत सारे सवाल आपने सुने आनंद जी, अभी आपको क्या लगता है? एकदम से जिन सवालों को आप रखे हैं उससे मुझे लगता है कि एक तरफ न्यायपालिका का अलग प्रश्न चिन्ह है और दूसरी तरफ सरकार भी अपने स्तर से कानून के दायरे में रह करके किस प्रकार से ज़्यादा न्याय लोगों को मिले और ट्रांसपेरेंसी तरीके से, न्यायिक तरीके से जजों का अपॉइंटमेंट हो, उसके लिए भी वो वचनबद्धता अपनी दोहराई है। और उसी का नतीजा ये है कि संसद में एक भी मत, जो आपने कहा कि विपक्ष में नहीं पड़ा, सभी सर्वसम्मति के साथ जितने भी संशोधन आए जो मुख्य रूप से उस प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान कर सकती है, उन सभी सुझावों को उसमें परिसीमित करके और उसको पारित किया गया है। इसीलिए मुझे लगता है कहीं भी आने वाला समय में भी अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ी होती है इस प्रक्रिया में, तो मुझे लगता है समय समय पर संविधान में जिस प्रकार का संशोधन होते रहा है, सुझाव के आधार पर या समस्याओं के आधार पर, वो उसका निराकरण निकलते रहा है। ये लोकतंत्र की मर्यादा है और इसको सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब आप अभी से मान रहे हैं कि इसमें जो भी अब नहीं, मान नहीं रहा हूं। देखिए, आप जो कह रहे हैं उसके अंतर्गत मैंने अपने अंतरात्मा से जो आवाज आई वो मैंने कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार में इतने सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब लोग एक साथ जो पारित किए वो सब एकदम गलत हो गया और हम लोग जो कह रहे हैं वो सही हो गया। ये नहीं हो सकता है। और जो माने जो मुख्य न्यायाधीश हैं
उन्होंने जो कहा है कि भाई हस्तक्षेप ना हो, ये ना हो, उसी का शायद ये एक रास्ता है कि ये नेशनल जो कमीशन जो है, जुडिशरी कमीशन जो है, इसको बैठाया गया है इसीलिए कि शायद इसमें जो जजेज हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है, उसमें अन्य जो विपक्ष के लीडर हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। ऐसे लोग इन्वॉल्व होंगे जी जो न्यायाधीश या जुडिशरी से नहीं है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, आपको ध्यान मतलब इसलिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर भगवान राम जी के दरबार में हनुमान जी रक्षक हैं, अगर वही भक्षक हो जाएंगे तो क्या होगा? वही हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। कॉलेजियम ही अगर गलत हो जाता तो उसका कौन चेक करे? इसीलिए शायद ये इंडिपेंडेंट बॉडी की आवश्यकता थी, ये सरकार ने महसूस किया। पानीपत से एक कॉलर है, हम आपके पास अभी आ रहे हैं। पानीपत से एक कॉलर हैं ओपी निहलानी साहब जी। ओपी जी, आप क्या कहेंगे? इंतजार करते करते उनका संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। बहरहाल ये उदय जी आप बताएं कि जिस तरह से एक ये नया सिस्टम लागू किया जा रहा है, अभी बहुत जल्द में ही 1000 से ज़्यादा जजों की नियुक्ति भी होनी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, पूरे देश की यदि हम बात करें। अब कॉलेजियम सिस्टम में आखिर क्या ऐसी कमी थी? उसमें जुडिशरीज के ही तमाम लोग थे और उसमें भी रिकमेंडेशन के आधार पर यदि कोई 2 सदस्य यदि विरोध कर देता है, 5 सदस्यों की कॉलेजियम होती थी, यदि कोई भी 2 सदस्य यदि विरोध करता है तो रिकमेंड CJI नहीं कर सकते। अब इसमें क्या ऐसा हो जाएगा? इसमें भी 2 सदस्य यदि रिकमेंड नहीं करते, विरोध में आते हैं, तो आप रिकमेंड नहीं कर सकते। इसमें नया क्या है? देखिए, ये आप इसको ऐसे देखिए कि और जो कॉलेजियम सिस्टम था, अभी कुछ दिनों पहले कॉलेजियम सिस्टम ने एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं, उनका नाम रिकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए, और सरकार ने सीधे सीधे कहा कि नहीं, हम इस पे विचार नहीं करेंगे। यानी कॉलेजियम सिस्टम जिस समय था, उस समय भी जो अपॉइंटमेंट का आधार था, अपॉइंटमेंट का जो वर्चस्व था जिसका, वो हमारे ख्याल से सरकार का था, क्योंकि वो बहुत ही बड़े वकील हैं, और उनका जब नाम कंसीडर करने से जब उस पर एतराज़ हो गया, उसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने बयान दिया, सार्वजनिक बयान दिया कि मैं अब इस दौड़ में नहीं हूँ। सवाल इस बात का है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नाम चाहे कुछ रख दीजिए, नाम कॉलेजियम सिस्टम रख लीजिए, नाम न्यायिक आयोग रख लीजिए, नाम कुछ भी रख लीजिए। कॉलर आगे, माफी चाहूंगा, अभी इस वक्त आपके पास फिर आता हूँ। एक कॉलर है जिंद से, ब्रजमोहन जी। जी ब्रजमोहन, आप बताएं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी न्याय प्रणाली बिल्कुल ही अव्यवस्थित है, और इसमें कोई हमारा तो मतलब है नहीं कि ये सही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बताएं। मेरी अनाज मंडी में 109 नंबर दुकान गवर्नमेंट से, सरकार की तरफ से 2001 में अलाट कर दी गई। नहीं, हमारा मुद्दा दूसरा था। आप दरअसल यदि आप मुद्दे को समझते तो शायद हम आप बेहतर तरीके से अपनी राय रख सकते। बहरहाल आप बता रहे थे उदय जी। जी, तो ये आप नाम उसका चाहे कुछ भी रख लीजिए, लेकिन अगर वो व्यवस्था पारदर्शी नहीं हो, वो व्यवस्था अगर अंततोगत्वा जनता के हित में नहीं हो, तो फिर उसको बदल के दूसरा व्यवस्था कर लीजिए, दूसरे को बदल के तीसरा व्यवस्था कर लीजिए। उसमें कहीं से कुछ हम अचीव नहीं करने जा रहे हैं। और खास करके एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई, ये उसमें 3 जो हैं वो नॉन जुडिशरी के लोग हैं। मेरा अपना ख्याल है कि जुडिशरी के किसी भी बात में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही सैक्रेड संस्था है, और उसका जो वर्चस्व है वो उसी तरीके से कायम रहे जो हम। यही सवाल RM लोढ़ा साहब ने भी उठाया है कि सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आनंद जी, आपके पास आ रही है एक कॉलर इस वक्त, संजय हैं हिसार से, उनकी राय ले लेते हैं। जी संजय, आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्याय व्यवस्था में हमारा विश्वास बना रहे, इसके लिए राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। आप जिन व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करेंगे या प्रधानमंत्री जी नियुक्त करेंगे, उसमें राजनीतिक दखल होगा तो राजनीतिक हित जिस बारे में अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है तो उस पर निष्पक्ष जज फैसला कैसे ले पाएंगे, जबकि आपको नियुक्ति उसे राजनेता कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपका संजय। अगले कॉलर का भी हम ले लेते हैं, फिर आपका सारा जवाब मांगते हैं। अगले कॉलर MC शर्मा जी हैं हिसार से। जी MC शर्मा जी, बताएं। हाँ जी,
मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई योग्य व्यक्ति होगा वो निश्चित रूप से देश के हित की बात सोचेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस व्यवस्था में आरक्षण वाला मुद्दा ना लिया जाए, चाहे वो एससी से कितने, चाहे सारे एससी से हो जाएं योग्य हो तो डजन मैटर, महिला से हो जाए तो चाहे महिला एक से अधिक हो जाए डजन मैटर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की क्वालिटी के साथ कम से कम रिजर्वेशन को न जोड़ के देखा जाए, इससे रिडक्शन ऑफ क्वालिटी होती है और जो देश के लिए मैं सुखद नहीं मानता। तो मतलब आपके हिसाब से जो इस बार जो नई व्यवस्था की गई है वो उचित नहीं है? वो उचित व्यवस्था उचित है, लेकिन ये उचित नहीं है कि उसमें एक एससी वर्ग होना चाहिए या एक महिला वर्ग होना चाहिए या एक कुछ होना चाहिए। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। बहुत आपने शर्मा जी बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। आनंद जी, इसमें भी आरक्षण, अब देखिए कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ेंगे जहां योग्यता पूरी तौर पर एक आधार हो? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूँगा, एक लोकतंत्र में एक बराबर के सबकी भागीदारी बने, इस प्रकार का भावना रहता है। आप संविधान निर्माताओं को भी आप देखें तो उन्होंने भी उसमें रखा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमको सम्मान करना पड़ेगा। और इसीलिए उसमें ये रखा गया है, कहीं एक समुदाय को ऐसा ना लगे, एसटी, एससी, ओबीसी या महिला को, कि हम लोगों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो योग्य व्यक्ति ना हो उसी को वहां ले आए। योग्यता के आधार पर ही उनका भी उसमें नियुक्ति होगी और इसमें जजों का भी है उसमें योगदान। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक नहीं, इसमें प्रश्न ये उठता है आनंद जी कि आप एक व्यक्ति को ले आए, फर्ज कीजिए कि आपने किसी महिला को ले लिया या आपने किसी ओबीसी को वहां पर जज नियुक्त कर लिया, उसके बाद जो दूसरा तबका है वो तो अपने को नेग्लेक्टेड महसूस करेगा ना। यही अहम सवाल ये है इसमें। नहीं आनंद जी सुनिए, इसमें नहीं आप आनंद जी आप पूरी बात को साथ समझिए। हर एक टेन्योर में हो सकता है, टेन्योर की बात नहीं है। सुनिए, आप जिस भी समय में किसी एक को आप ले रहे हैं, या महिला वर्ग से आप किसी को ले रहे हैं तो बाकी वर्ग छूट रहा है, आप एससी से ले रहे हैं तो एसटी छूट रहा है, अल्पसंख्यक से ले रहे हैं तो ये बाकी तीनों छूट रहे हैं। एक समय में कोई एक ही आप लेंगे होगा। देखिए, तो अब सवाल ये उठता है कि उनमें से जो सबसे ज्यादा विद्वता और मेरिट के आधार पर होगा उनको उसमें स्थान मिलेगा। चलिए अगले कॉलर को हम लेते हैं। ओपी नीलानी साहब पहले आए थे, वो संपर्क नहीं हो पा रहा था। जी आप बताएं नीलानी साहब। ऐसा है जी कि इसमें मैं भी ये समझता हूँ जहाँ पॉलिटिक्स है जी कि वहाँ योग्यता होने का तो मतलब ही नहीं है जी। जहाँ भी पॉलिटिक्स है कि वहाँ योग्यता तो किसी ने देखा नहीं। वो कॉलेजियम जो पहले था उसमें ज्यादातर योग्यता पे काम होता था जी। मतलब आपके मुताबिक ये पहले से बेहतर सिस्टम नहीं लाया जा रहा है ना? पहले मेरा तो व्यू है कि पहला सिस्टम बेटर था जी। बहुत शुक्रिया आपका। ये सब लोगों की आम राय है आनंद जी, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आज एक चीज बताइए आप जी, संविधान को बनाना, उनको बदलना, उनमें कोई संशोधन लाना, ये किसको पावर है? संसद को। बिकॉज दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री। वो संवैधानिक जो है उनको अधिकार है, संविधान के अंतर्गत वो लोग आते हैं। और इसीलिए जब लोकतंत्र में ये महसूस हुआ, जब चुने हुए नुमाइंदों को लगा कि नहीं, जब इसमें जजों को भी हम रखेंगे और जो विपक्ष के लीडर्स हैं उनको भी रखेंगे, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो बेस्ट वकील होंगे उनको भी रखेंगे, और कानून मंत्री भी होंगे और प्रधानमंत्री तक जाएगा विषय। जब इतने प्रक्रिया में जब ये विषय रहेगा तो कहां पर ये इसमें जो है पक्ष और विपक्ष की बात। एक कॉलर को हम ले लेते हैं पहले। राजेश्वर जी हैं हरियाणा से। जी आप बताएं। राजेश्वर जी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच गई? हेलो, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहले आप अपने टेलीविजन सेट के वॉल्यूम को आप म्यूट करें, फिर आप हमसे मुखातिब हो। हाँ जी, पहुंच रही है सर। हाँ आप बताइए। हाँ जी जनाब, जुडिशरी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी, भ्रष्टाचार जुडिशरी में बहुत ज्यादा फैला हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, और यहाँ पर अमेरिका की तरह ही जुडिशरी को इंडिपेंडेंस चार्ज होना चाहिए। ये अमेरिका की तरह होना चाहिए, अमेरिका की तरह में होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपकी राय के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, मैं आनंद जी आपसे जवाब लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है, चिंतन का विषय है,
सीधे तौर पर किसी व्यवस्था को खारिज नहीं किया जा सकता है कि नई व्यवस्था लागू करने की बात की गई है, तो जाहिर तौर पर इसमें काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद ये फैसला किया गया होगा। लेकिन क्या ये उससे बेहतर सिस्टम साबित होगा? अभी हम और जानेंगे राय, पूछेंगे सवाल, मांगेंगे जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन होने के बाद उसमें सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा? जिस तरह के सदस्यों की संख्या बताई गई है, बनाई गई है, उसमें राजनीति क्या बंद हो जाएगी या फिर राजनीति बढ़ जाएगी? हमारे साथ इस बीच एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, आपका स्वागत है। क्या लगता है आपको, न्यायिक आयोग सही मायने में न्याय दे पाएगा पूरी और पक्के तौर पर जजों के सिलेक्शन को लेकर? देखिए, इसमें बड़ा संशय है और ये बहुत ही देश के लिए गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है, जुडिशरी को टोटली इंडिपेंडेंट रखा गया था और जुडिशरी जो है हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन का सबसे सर्वोच्च संस्था है। इस सर्वोच्च संस्था में थोड़ी सी भी दाग आई या थोड़ी सी भी संदेह की गुंजाइश हुआ तो ये हमारा पूरा सिस्टम दागदार हो जाएगा। ये केवल जुडिशरी दागदार नहीं होगा, ये पूरा सिस्टम दागदार होगा, पूरा हमारे देश को इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है या जो सर्वोच्च संस्था जो जुडिशरी है, ये बहुत ही अहम कड़ी रखता है। लेकिन प्रमोद जी, दूसरा सवाल ये भी है कि यदि अब जाकर बहुत सारी खामियां हो जाएंगी तो जो कॉलेजियम सिस्टम था उसमें भी खामियां थी, तभी तो ये स्थिति आई। देखिए, दो राय नहीं है इसमें। पहले जो सिस्टम था, पहले लॉ मिनिस्ट्री जो करता था वो अपॉइंटमेंट होता था, उसके बाद 1983 के बाद जो है कॉलेजियम सिस्टम लाया गया। निश्चित है कि इसमें कुछ खामियां आ गई थी, इस वजह से बहुत सारे आया। जैसे अभी हाल फिलहाल में अभी काटजू साहब ने एक रेज किया इशूज की। अशोक कुमार साहब जो मद्रास हाई कोर्ट के जज नियुक्त गए थे, उनमें आईबी का रिपोर्ट आया था, उनकी जो रिपोर्ट थी उनके फेवर में नहीं था, बहुत सारे करप्शन चार्जेस था, इसके बाद भी उनको हाई कोर्ट के जज बनाया गया। तो तीन चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें ये प्रोविजन था जो कॉलेजियम सिस्टम था कि जो हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट जो करेंगे, जिसमें 3 जज होते थे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट, इंक्लूडिंग सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो वो करते थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्वाइनिंग होता था जज का, उसमें 5 जज का कमिटी हुआ करता था, जो फिलहाल कॉलेजियम सिस्टम में है। अभी जो नया कॉलेजियम सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमिटी जो बनी है, देखिए जो अभी का जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें कुछ खामियां थी, जिसमें भाई भतीजेवाद हुआ करता था और कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ को दरकिनार कर दिया जाता था कि कौन जज हैं, क्या है, नहीं है, उसमें है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो सिस्टम आई है, ये भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बल्कि उससे कहीं इसका रिजल्ट खराब आया तो हमारा जो आज की परिस्थिति है उससे बहुत भयानक परिस्थिति आ सकती है और इससे हमारी पूरी सिस्टम हिल सकता है, क्योंकि इस जो सिस्टम है इसमें आने से उम्मीद है कि ये पॉलिटिसाइज होगा, या पॉलिटिसाइज यदि किसी सिस्टम में आ गया तो उस सिस्टम को दीमक की भांति खा जाएगा। अब बताइए आनंद। तो देखिए प्रमोद जी, एक बात जो आपने कही कि कॉलेजियम में भी बहुत सारी खामियां थी जी, और कई बार ऐसे पाए गए हैं कि जो लोग दागी हैं उनका नाम भी आ जाता था, और जो लोग बहुत एमिनेंट नहीं हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं, उनका नाम भी रेकमेंड कर दिया जाता था, और वहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मतलब जो है फाइनल डिसीजन वहाँ होता था। दूसरी बात,
यहाँ पर एक आपको शायद मालूम होगा कि नहीं, जो जजों का ट्रांसफर होता है, जी। अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ये भी कमीशन नहीं करेगी। तो ये चूंकि ये जो एक बड़ा अंदर एक नेक्सस था भाई भतीजेवाद का, मद्रास हाईकोर्ट का कोई जज है, उसको अगर कोई चीफ जस्टिस यहाँ आ गया है तो अपने अधिकार के उपयोग करके वो कहीं भी ट्रांसफर करके हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना देता था। इस प्रकार का मतलब मुद्दा कई बार उठाए गए हैं कई विद्वानों द्वारा। तो मुझे लगता है कि अभी ये सारा चीज़ न्यायिक जो कमीशन है, नेशनल जुडिशरी कमीशन, अब ये ट्रांसपेरेंसी तरीके से सारे रिपोर्ट, आईबी का रिपोर्ट है, जजों के रिकमेंडेशन है, चीफ जस्टिस जो हैं वो खुद पदेन जो अध्यक्ष होंगे वो खुद रिव्यू करेंगे, उनको अधिकार रहेगा, लॉ मिनिस्टर होंगे। अगर कहीं भी ट्रांसपेरेंसी में कमी आएगी तो सबको वहाँ मत इसमें, लेकिन मत जो है उसमें भिन्नता आएगी तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। मुझे लगता है अगर आप इस प्रकार के अपॉइंटमेंट में अगर किसी 2-3 लोगों को अगर इस प्रकार का अधिकार दे देंगे और न्यायिक प्रक्रिया को एकदम बिल्कुल खुला छोड़ देंगे तो मुझे वहां पर अगर गलतियां 5 लोग होते थे, 5 लोग तो सुप्रीम कोर्ट में होते थे। हाँ। हाई कोर्ट में कितने लोग होते थे? 3 लोग होते थे कॉलेजियम। तो वो आप देखिए हाई कोर्ट में जो जज होता है वही लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी उनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये जो है इश्यूज को मिनिमाइज करने के लिए मुझे लगता है ये इसको जो है इस प्रकार की घटना ना हो, लेकिन इसीलिए उदय जी समझाना चाहेंगे, उदय जी कमीशन को लाया गया। ये जो पुराने सिस्टम की जो बात कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी खामियां थी, लेकिन उस वक्त भी जिस मद्रास हाईकोर्ट के जज के बारे में जो चर्चा हुई, जो काटजू साहब ने जो मुद्दा उठाया था, उसमें यह था कि एलाइज के प्रेशर में आकर प्रधानमंत्री के दखल के बाद मुख्य न्यायाधीश ने यह सब काम किया था। जी, तो दखल तो पूरे और पक्के तौर पर उस वक्त भी था और आज भी रहेगा, और ये हमेशा रहेगा दखल। और दखल इसलिए भी रहेगा कि जिस भी कमिटी में या जिस भी अपॉइंटमेंट के सिस्टम में पॉलिटिशियन का इनकॉर्पोरेशन हो गया तो वो दखल उसमें फिर हो जाएगा, वहाँ पे लॉबिंग शुरू हो जाएगी। हमारे ख्याल से जैसे हमारा जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का सुप्रीम हम किसको मानते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी को मानते हैं, स्टेट्स में चीफ सेक्रेटरी को मानते हैं। वो जो सोचता है, जो करता है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाता। जुडिशरी के पूरे सिस्टम में भी मुझे लगता है कि इसे कंप्लीटली ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। हो सकता है एक दो गलतियां उनसे हो जाए, कोई बात नहीं है। जब वो हम कहीं ना कहीं अपना विश्वास का आधार तो रखें, हम कहीं कहें कि साहब ये जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जुडिशरी के मामले में ये जो कहेंगे अंतिम वाक्य होगा। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि साहब वो 3 जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से आएंगे और उसमें 2 जो है वो जजेस होंगे, एक कानून मंत्री, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रहेंगे ही रहेंगे वो, और साहब एक हमारे कानून मंत्री रहेंगे। तो ये कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सब किसी को खुश रखने की व्यवस्था के तहत ये सब चीजें की एक अलग तरह का तुष्टीकरण है। और जो चीफ जस्टिस कर रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप जो है वो जुडिशरी में नहीं होना चाहिए। आनंद जी आपसे हम जवाब लेंगे, आपसे तो हम सवाल पूछा रहे हैं। प्रमोद जी आप कुछ पूछना चाहेंगे कि आनंद जी बीजेपी से हैं और सरकार की पार्टी है ये? देखिए, इसमें 2 राय नहीं है कि आनंद जी जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं ये बिल्कुल जो है पॉलिटिसाइज होकर के कर रहे हैं। ये आंख बंद कर करके इस बिल को समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, जो बीजेपी ने जो कदम उठाया है अक्षरशः सही है। प्रमोद जी एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे। बिल्कुल आनंद, अगर कोई जज इस प्रकार का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर कोई गलती किया है तो उसका जांच कौन करेगा? देखिए आनंद जी मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं, मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा फिलहाल का जो कॉलेजियम सिस्टम है ये परफेक्ट नहीं है, और ना ही जो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो दूसरा भी हम बनाए वो भी इम्परफेक्ट बनाए। देखिए ये तो वही वाली बात हो गई है जैसे नई बोतल में पुरानी शराब दे दो। देखिए नहीं आनंद जी देखिए आपको मैं बता रहा हूं, आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी देश का इतिहास उठाइए, आप देखिएगा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में यदि पॉलिटिक्स इन किया है
तो उसका जो रिजल्ट आया है बहुत विषाक्त हो गया। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुनिए आनंद जी, मैं बहुत क्लियर आपको समझा प्रमोद दूं, जी, शायद एक बात, आपको कानून का और ये भारत का कानून Constitution का और का, अपॉइंटमेंट सुनिए, का I'm उसमें sorry, कोई संबंध नहीं आनंद है। जी, आप कानून के विशेषज्ञ आनंद हैं। जी, आप मैं- बताइए, एक सवाल और कर रहा हूं मैं। आपको आप मेरे तर्क से दे क्या रहा सवाल हूं। पूछेंगे, मैं पूछ रहा हूं आपसे Politician सवाल। को आप मेरे सवाल का जवाब जवाब- दीजिए। एक अलग system प्रमोद दिया जी, गया है आप कि विद्वान आप एक व्यक्ति opinion हैं, दीजिए। आप इसका मेरे ये सवाल का मतलब- जवाब देखिए, दीजिए। कानून कानून के जी, ऊपर आपको सुनिए, भरोसा है? जो भारत एक का मिनट। संविधान बनाया है, मैं आपका सवाल मैं- उनसे वो पूछता हूँ। मैं जो- आनंद जी, प्रमोद जी, जनाब, प्रमोद जी, मैं एक बहुत अदना सा सवाल पूछ रहा हूं। कानून पे आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। अब एक बात यदि बताइए, भरोसा एक नहीं, बात हमारा बताइए, नहीं है, सुनिए, जो भारत का सुनिए। संविधान निर्माता हैं, आप उनको सुनिए, कानून पर आप भरोसा था प्रमोद जी- और इसी वजह था कि कानून को सबसे सर्वोच्च प्रमोद जी, रखा गया मेरे था और विषय को इंडिपेंडेंट गंभीरता रखा से गया एक बार है। सुन बाकी लीजिए, कोई भी सुन लिया संस्था जाए। जो इंडिपेंडेंट आनंद जी नहीं और है, प्रमोद जी दोनों को मैं एक दूसरे रोक रहा पूरक हूं। है। आप दोनों को मैं रोक रहा हूं। एक कॉलर अपनी राय लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा से हैं राजेश जी। राजेश, आप बताएं। हाँ जी, हेलो जी, आपकी क्या राय है? आप टेलीविजन सेट के वॉल्यूम को अपना कम, आप अपने टेलीविजन सेट के वॉल्यूम को पहले म्यूट कीजिए, मतलब कम कीजिए पूरी तौर पर, तभी आप सुन पाएंगे। एक्चुअली मेरे जनाब, ये जुडिशरी के अंदर, जी हाँ मेरी राय ये है जुडिशरी के अंदर। अच्छा जी, हाँ जी, मेरी राय ये है। हाँ बोलिए। हेलो जी आप बोलिए। हाँ जी, मेरी राय ये है जनाब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायपालिका के अंदर जो दखलंदाजी होती है, ये पॉलिटिशियन और जो भ्रष्ट एग्जीक्यूटिव के जो आप राजेश जी, आपसे आपकी बात हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि आपने अपने टेलीविजन को ऑन किया हुआ है और उसकी आवाज़ को भी आपने बढ़ाकर रखी हुई है, इसलिए आपकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया आपकी राय जताने के लिए। आनंद जी, आप कुछ सवाल पूछ मैं रहे थे। प्रमोद जी ये कह रहा हूं कि जज जब अपॉइंट हो जाता है वो कानून का रक्षक हो जाता है और वो न्यायिक प्रक्रिया एक ऐसी मर्यादा है जो कागज और एविडेंस और साक्ष्य और पूरे जो रिपोर्ट होते हैं उसके आधार पर न्याय दिया जाता है। अब आप ये जो देखिए, अपॉइंटमेंट अलग चीज़ है और न्याय अलग चीज़ है। अपॉइंटमेंट का काम जो है उसको आप संविधान को छोड़ दीजिए और कानून जो है उसके पालनकर्ता जो हैं जजेज, उनको पालन करना और उनको न्याय करने के लिए छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ये जो कन्फ्लिक्शन क्यों हुआ कि जो न्याय को संवैधानिक मर्यादा को बना के न्याय कैसे देना है उसका काम छोड़ के वो अपॉइंटमेंट का काम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो काम मर्यादा में रहने दीजिए, उसको सरकार को करने दीजिए। सरकार का काम है क्या प्रमोद जी, कैसे अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, वो कानून बनाने का हक पार्लियामेंट को है और जुडिशरी का काम है उसको मेंटेन करने का। जो कानून है चलिए इसका जवाब प्रमोद जी अभी देंगे, लेकिन हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक। प्रमोद जी, प्रमोद जी आपको रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जवाब तैयार रखिएगा। सीधा ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार से इन आनंद जी के सवाल का जवाब मांगेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं न्यायपालिका और राजनीति, और ये राजनीति की संभावना क्यों? क्योंकि एक पुराना कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके न्यायिक आयोग बनाने की घोषणा हो गई है, संसद से पारित हो गया है, वो अपना काम भी अब शुरू कर देगा। सवाल ये उठता है कि क्या इसमें जो सदस्यों की संख्या बनाई गई है उसके मुताबिक क्या राजनीति अब इसमें भी होगी? प्रमोद जी, आनंद जी ने आपसे कुछ सवाल पूछा था ब्रेक से पहले आप तो उसका जवाब दे दीजिए। जनाब मैं बता दूं, पहले तो आनंद जी को मैं ये सलाह दूंगा कि ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है, ये बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये प्रबुद्ध लोगों की ये विषय की चीज़ है।
क्योंकि जब तक इसका रिजल्ट अभी पूरी फैलेगा नहीं, तब तक सब लोग नहीं समझेंगे इसकी अहमियत को कि इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव जो है हमारे समाज पर कितना गहरा पड़ा है। सबसे पहले मैं जो आनंद जी को बताना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि जुडिशरी सिस्टम को केवल कानून को इम्प्लीमेंट पे काम करना चाहिए, ना कि अपॉइंटमेंट इन चीज़ों पर, इनका काम नहीं है। मैं ये बता दें आपको कि जुडिशरी में जो हमारा संविधान में प्रोविजन है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए। क्यों रखा गया, सवाल ये मैं कर रहा हूं अब कि क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया कि जुडिशरी ना तो एग्जीक्यूटिव और ना ही लेजिस्लेटिव से इसको जोड़ा जाए, और ये बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल ये संस्था हो कि जो कोई इंटरफेयर नहीं करे। लेकिन प्रमोद जी, इसका मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक कॉलर हमारे पास इस वक्त फरीदाबाद से गोपाल हैं, पहले हम उनकी राय ले लेते हैं। जी गोपाल, आप अपनी राय रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत अच्छा बहस है ये। मुझे लगता है कि कॉलेजियम व्यवस्था खत्म होने के बाद जी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होंगी और उनकी रिटायरमेंट के बाद विभिन्न राज्यों के गवर्नर के पद उनके लिए सुरक्षित होंगे। और दूसरी बात ये होगी कि राजनीति आने से जो सरकार या विपक्ष, जो भी नेता लोग हैं राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कभी कोई घोटाला का आरोप नहीं लगेगा। अगर लगा तो सिद्ध नहीं होगा। अब जैसे भी हो, राजा जेल में तो थे, कनिमोजी जेल तो गई थी, अब ऐसी घटना देखने को नहीं मिलेगी। छोटे स्तर पे भले ही लोगों को सजा मिले, जेल हो, हत्या अपराध लगे, लेकिन बड़े स्तर पे जहाँ राजनेताओं का वर्चस्व है, जो 542 है और उधर 600 राज्यसभा में जो लोग हैं, इन लोगों को कानून, इन लोगों की जेब में कानून आ जाएगा, मुझे लगता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया गोपाल जी। हम आपकी भावना को समझ रहे हैं। आनंद जी, पहले तो आप इन्हीं कॉलर का जवाब दे दीजिए। मैं ये जो भावना है उससे ऊपर उठ के एक बात कहना चाहूँगा जी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो किसी भी व्यक्ति आधारित जो है वो जजमेंट नहीं होता है, वो साक्ष्यों के आधार पर होता है, एविडेंस और रिपोर्ट और तमाम जांच एजेंसीज के मान्यता के आधार पर वो सब जजमेंट दिया जाता है। कॉलर का सवाल जो कॉलर कह रहे हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया आने से, जब इस प्रकार की प्रक्रिया में चीफ जस्टिस हैं, इसका मतलब चीफ जस्टिस जो हैं उनके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। इसके प्रक्रिया में आपके विपक्ष के लीडर हैं, उसके प्रक्रिया में कानून मंत्री हैं, इसके प्रक्रिया में और जो ओबीसी, एसटी और महिला वर्ग के एक बहुत ही काबिल, जो टैलेंटेड, जो एडवोकेट हों या जो उसके जो मापदंड है उसको पूरा करते हैं, वो होंगे। और इस प्रकार से एक चयन की प्रक्रिया जो होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के, आईबी के रिपोर्ट और तमाम रिपोर्ट के आधार पर ये किया जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, अगर ये सारे लोगों को आप कहते हैं कि ये लोग भ्रष्ट करप्ट हैं, तो देश में कौन बचेगा फिर सही? नहीं, ये सवाल नहीं है। देखिए, ये तो यही कह रहे हैं, नहीं, मर्यादा, वो तो यही कह रहे हैं ये बिल्कुल बात भरोसा ही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं है। भ्रष्ट करप्ट कोई किसी को नहीं कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि उसके बाद इसकी आशंका बढ़ जाएगी और ज्यादा लॉबिंग की आशंका बढ़ जाएगी और ज्यादा। सवाल इस बात का है कि भ्रष्ट करप्ट अगर उस सिस्टम में नहीं है तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि इस सिस्टम में भ्रष्ट करप्ट लोग हैं? बताइए, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, उनका जो कहने का जो भावना है वो यही कह रहा है कि उनकी भावना ये थी, जो मैंने समझा, उनकी भावना बहुत सीधी बात ये थी कि जब सरकार और राजनेताओं का दखल इस प्रक्रिया में होगा तो सरकार और राजनेताओं पर जुडिशरी का शिकंजा उस तरह से मजबूत नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। दखल नहीं हो रहा है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी आप कुछ भी कह लीजिए, जो है आप बैठा दिया गया और वो सारे प्रक्रिया को देखेंगे। आप कुछ भी कह लीजिए, सवाल ये है, मतलब सवाल ये है कि आप वोट के सिस्टम से कहीं अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे ना, आप तुष्टिकरण के तहत कहीं अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। अब जैसे जो आयोग है, अगर दूसरे आयोगों में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर आप इस आयोग में रिप्रेजेंटेशन की क्यों बात कर रहे हैं? और अगर मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो जो व्यक्ति अपने को वहां नामित होना चाहेगा वो तो लॉबिंग करेगा ना, वो तो लॉबिंग करेगा कि साहब वो SC ST से हम आ जाएं या महिला से हम आ जाएं
और क्योंकि उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। 4 कैटेगरी में से कोई एक ही कैटेगरी आएगी और उसमें से कौन कितनी लॉबिंग मजबूत होगी उस हिसाब से एक बात बता रहा हूँ, जैसे अभी कॉलेजियम में क्या होता था कि जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, जो जिनको कॉलेजियम जो है रिकमेंड करती थी, वो सीनियर लॉयर्स जिनका केस कितना है, कितना पैरामीटर में वो फिट बैठते हैं, उन आधार को लेकर के वो रिकमेंड करती थी। उसी प्रकार से यहाँ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी रहेंगे और वो सीनियर लॉयर्स का जो पैनल है वो बनाने के लिए वो उनको बनाना है, फिर उनमें से सारा रिपोर्ट आएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई कानून मंत्री उसको अपॉइंट कर रहे हैं, नहीं है, वो सब चीफ जस्टिस हैं, वो सब बात हम लोग समझते हैं। अब इसके तहत आप बताइए कि एक बहुत ही वरिष्ठ वकील जो कि बहुत अच्छे वकील हैं और उनका नाम उस कॉलेजियम सिस्टम ने दिया और चीफ जस्टिस भी चाह रहे थे कि उनका अपॉइंटमेंट हो। सरकार ने सबसे पहला ये संकेत वो उसी समय किया कि हम जुडिशरी में हस्तक्षेप करेंगे, जब सरकार ने कहा कि नहीं हम इनके नाम पे विचार नहीं करेंगे, और उसके बाद उन वकील साहब ने अपना नाम वापस ले लिया। अब आप ये बताएं कि इस तरीके की चीजें अभी हैं तो इस तरीके की चीजें बाद में कैसे नहीं होंगी? एक बार बताइए। आनंद जी आप जवाब लेंगे, मैं आपसे बैक टू बैक कई कॉलर्स इस बीच आ गए हैं। भिवानी से कुसुम है, पहले हम उनकी राय लेते हैं। जी कुसुम, आप अपनी राय बताएं। ये राय है जनाब कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुए 10 साल हो गए हैं जी, और जी आज तक कोई भी न्याय प्रक्रिया नहीं है। इतने सालों तक भिवानी केस चलता रहा और आज वो है ना बेड के ऊपर है, फुल 100% हैंडीकैप्ड है। रोहतक मेडिकल ने दिया हुआ है, ना वो खा सकते हैं हाथ से, ना वो पी सकते हैं, ना वो चल सकते हैं। एडी से लेकर सिर से चोटी तक मुझे सारा काम करना पड़ता है। ना तो मेरे लड़के को नौकरी दी, ना मेरे लड़के को कुछ पैसा मिला मेरे पति को, और फुल बेड रेस्ट है। कभी बेड सोर हो जाते हैं, कभी कुछ। आप ये बताओ, एक बंदा उसको क्या सरकार कुछ भी नहीं फुल दी उसकी? जजों के आपकी भावना, आपके दर्द से हम सहमत हैं, और ये एक दूसरा दर्द है जहाँ की न्याय व्यवस्था में बहुत देरी होती है और विलंब के कारण ये तमाम कष्ट आपको झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन हमारा आज का मुद्दा दूसरा है। हम न्यायिक प्रक्रिया की वो बात कर रहे हैं जहाँ की एक कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का फैसला होगा। क्या वो पारदर्शी सिस्टम होगा? प्रमोद जी, आपसे आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं हम तमाम लोगों की बातें। आप बताएं कि जिस तरह से पुराने कॉलेजियम सिस्टम में तमाम चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन तमाम चीज़ें सही नहीं चल रही थी। जुडिशरी को तब भी अलग रखा गया था, आज भी जुडिशरी अलग है लेजिस्लेचर से या एग्जीक्यूटिव से। क्यों आपको ये डर लग रहा है कि या आशंका आपकी बढ़ती जा रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक दखलंदाजी हो जाएगी और न्याय प्रक्रिया को पूरी तौर पर प्रभावित करेंगे? सर देखिए, मैं आपको बता दूं ये बहुत गंभीर मसला है, मैंने पहले भी कहा। और अभी हमारे जो CJI साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोढ़ा साहब ने, उन्होंने बहुत क्लियर रूप से बोला कि यहाँ पे कोई नो वन इज परफेक्ट। अभी उनका 4-5 दिन पहले का स्टेटमेंट आया है और ये हमारे ब्रह्म संहिता में भी, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। माफी चाहूंगा प्रमोद जी, आपको रोक रहा हूं, एक कॉलर आ चुके हैं, सत्यप्रकाश जी, आप अपनी राय दें। सर मेरी मतलब एक बात उसे जानना है कि कॉलेजियम सिस्टम जिसे सरकार ने ब्रेक करके एक नया आयोग बनाया है, तो सरकार के इस आयोग से क्या आपको लगता है कि न्याय प्रक्रिया में जो है जजों की नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता आ पाएगी? और क्या मतलब सरकार ने जो एक कदम उठाया है इससे क्या लगता है आपको कि न्याय तंत्र सुधर जाएगा हमारा? सत्यप्रकाश, आपके इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी तमाम चर्चा हो रही है। आपसे गुजारिश है कि आप सुने गंभीरता से और शायद आपको तमाम जवाब उसमें मिल जाएंगे। बहरहाल प्रमोद जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो ये अभी परफेक्ट नहीं है। जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कुछ सुधार की जरूरत थी, लेकिन इस सुधार का यह मतलब नहीं है कि हम दूसरा एक ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था करें जो इससे भी और खराब स्थिति ला दे। देखिए, इसमें एकाध गलतियां होती है। माफी एक बार फिर चाहूंगा प्रमोद जी, आपको रोक रहा हूं। राजेश शर्मा एक दूसरे कॉलर आ गए हैं हरियाणा से। जी राजेश, आप अपनी राय रखें। संपर्क कट गया है। बहरहाल प्रमोद जी, हम आपका जवाब लेंगे, विस्तार से हम समझने की कोशिश करें क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द वापस लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने तमाम मेहमानों के साथ।
राजनीति कहाँ नहीं और राजनीति कहाँ है, सवाल ये है, क्या न्यायपालिका में भी राजनीति अब हावी हो जाएगी? चर्चा को हम जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हरियाणा से हैं। जी राहुल, आप अपनी राय रखें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ये मानने को तैयार हैं, जजों का ये बयान है कि न्याय प्रणाली में 80% जज भ्रष्ट हैं, जी, उसके बावजूद भी हम कहाँ जा रहे हैं ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जब 80% जज भ्रष्ट है, उसके बावजूद हम इतना फेस करके जजों के ऊपर चल रहे हैं। जनता को कैसे न्याय मिलेगा सर? जब 80% जज हैं तो उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया होगा जनता के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है इस मामले में। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर झूठे आरोप लगा के उनको जेल में डाला गया है, उसके और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बहुत से जज उस कांड में फंस सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई जांच नहीं हो रही है उस मामले में। चलिए, ये कहना चाहिए। राहुल आप बहुत धन्यवाद आपकी राय देने के लिए। प्रमोद जी, इसका जवाब आप ही दें जो उन्होंने एक सवाल उठाया है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है, इन्होंने अक्षरशः बिल्कुल गलत नहीं बताए हैं। जुडिशरी में भी करप्शन है, लेकिन इसमें सुधार केवल जुडिशरी ही कर सकता है। ये नहीं है कि एक जो है पॉलिटिशियन को ला करके कर दीजिए, वो पॉलिटिशियन जो है उसको सॉल्व कर सकता है। देखिए, उसमें एक सिस्टम है, इस पर डिबेट होने चाहिए। इसमें और सुधार की ज़रूरत थी कि इसको किस तरह से और हम इम्प्रूव करें। जो अभी हमारा हायर जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है, उसमें जो प्रक्रिया है उसको या तो यूपीएससी के थ्रू जो है करवाते, जो नेशनल जुडिशरी में कंपीट करते उनको फिर करते। प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ और मैं ले चलता हूँ उस एंशिएंट टाइम में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि जो हमारा जो पंच परमेश्वर होता है, आज न्याय प्रक्रिया जो है भगवान के बराबर होता है। हमारे समाज में जिसको न्याय नहीं मिला है, इसका मतलब वहाँ बहुत अच्छी शासन नहीं है। इसलिए अच्छी शासन और प्रशासन होने के लिए न्याय को सबसे प्रबुद्ध और सबसे बिल्कुल सुरक्षित और स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम बहुत ये जो है ये न्यायिक क्रिया को बहुत ही संभल करके और बहुत ही स्वच्छ बनाने की जरूरत थी। चलिए, एक सम्मानित दर्शक विजेंद्र इस बीच हमसे जुड़ गए हैं। जी विजेंद्र, आप अपनी राय रखें। ये कहना चाहता हूँ जो जज है ना, ये सब इनके हाथ में जन्म और मृत्यु होती है, ठीक है जी। और फिर लोग मतलब पैसों के लालच में आकर आम जनता के साथ अन्याय करते हैं और इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इनको सिर्फ पदों से मुक्त कर दिया जाता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री तक जेल में जा सकते हैं तो ये जज जेल में क्यों नहीं जा सकते? चलिए, बहुत धन्यवाद विजेंद्र। ये एक दूसरा दर्द है जो आपने उठाया है। लेकिन आनंद जी, पहले उदय जी आपसे जान लेते हैं कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि जिस तरह से सिविल सर्विस एग्जाम लेते हैं हम नौकरशाह के चयन को लेकर, IAS IPS के चयन को लेकर, क्या देश की सर्वोच्च अदालत के लिए कुछ इस तरह की परीक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या हाईकोर्ट के जज के लिए ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल, क्योंकि इससे नीचे डिस्ट्रिक्ट जज तक आप जुडिशल कमीशन के थ्रू आप एग्जाम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसको करते हैं, हायर जुडिशरी का एग्जाम लेते हैं। ये हो सकता था, ऐसा हो सकता था। दूसरी एक व्यवस्था हो सकती थी, एक सर्च कमेटी हो सकती है। तमाम हाई कोर्ट्स और तमाम स्टेट्स में एक सर्च कमेटी हो सकती है जो कि सिर्फ सर्च करे कि कौन से वकील बहुत अच्छे हैं जो कि जुडिशरी में आ सकते हैं। तो व्यवस्थाएं तो हो सकती हैं, सर्च कमेटी हो सकती है, यूपीएससी के तर्ज पे नेशनल ये जुडिशरी कमीशन जो है एग्ज़ाम्स ले सकती हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अगर उसको छोड़कर और नॉमिनेशन सिस्टम हो जहां पर वो उसमें कितना इस पर न्याय हो, कितना जिंदा रहेगी, कितना न्याय हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा संभव है। दूसरी बात, जुडिशरी को जुडिशरी पर छोड़ना चाहिए। जी, जुडिशरी एक कॉलर आ गए हिसार से, रमन है। जी रमन, आप अपनी राय रखें। मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा भी ये मानना है कि अगर पीछे हम देखेंगे, पहले भी बहुत से जजों के ऊपर करप्शन के आरोप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो भी। अगर आपको मतलब सुधार करना है तो आप उनकी जांच करवाइए या कोई और पैनल उनका डिसाइड करिए, लेकिन आप उनकी अगर राजनीति के हिसाब से उनका चुनाव ही राजनीति के हिसाब से होगा तो वो बहुत गलत हो जाएगा। जी आनंद जी, अब आपकी बारी है। जी आप बहुत धन्यवाद आपका रमन जी। जी
देखिए उदय जी, प्रमोद जी और अभी ये कॉलर बोल रहे थे वो, और आपका भी मैं एक बात सुन रहा हूँ लगातार कि न्यायिक प्रक्रिया जो है उसको स्वच्छता के साथ उसको किनारे रखना चाहिए। लेकिन अगर आप एक चीज़ बताइए कि न्यायिक प्रक्रिया में ही न्यायपालिका जो है वो खुद ही अगर सवालों के घेरे में आ जाए, जांच के घेरे में आ जाए, यानी संदिग्ध हो जाए जनता की नज़रों में, सरकार के नज़रों में, न्यायपालिका के खुद अंतर्गत उनके निहित ही, तब आप क्या करेंगे? लेकिन देखिए सवाल ये है, देखिए सुनिए, मैं आपसे आप ही के जवाब से मैं कहता हूं एक बात, आपके जवाब से देखिए जजमेंट सुनिए, मेरा ये बताइए कि जिस यूपीए सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक कर सबसे भ्रष्ट सरकार आप उसे बताते रहे, आपकी पार्टी मानती रही, उस वक्त कॉलेजियम सिस्टम था और उसी सरकार में कई नेता जेल भी गए थे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को जेल में जाना चाहिए था अगर ये सही से न्यायपालिका सब ठीक रहता। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी को क्वेश्चन किया गया कि आपके यहाँ से फाइल कैसे गायब हो गया, आपके यहाँ से कैसे ये सब हो रहा है, आपको क्यों नहीं मालूम है, ये सवाल पूछा गया। वहाँ एफिडेविट 2 बार बदला गया है, आपको शायद मालूम होगा उदय जी, आपको मालूम है। देखिए यहाँ मेरा ये कहना है कि न्यायपालिका में कहीं ना कहीं संदिग्ध हो गया था, विषय इतना विकराल हो रहा था कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपको लगता है कि इस आयोग के गठन से सब कुछ ठीक हो जाएगा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पारदर्शिता में ज्यादा बढ़ोतरी होगी और अच्छे से न्यायपालिका में भी कहीं ना कहीं अंकुश होना चाहिए। जैसे अगर कोई पार्लियामेंटेरियन मानते हैं कि राजनेताओं का अधिकार होना चाहिए, गलत करता है तो सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट द पावर टू पुट देम बिहाइंड द बार, लाइक दैट। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई जुडिशरी का कोई भी हो, अगर कोई गलत करता है उसका जांच कौन करे? ये आयोग करे। उनको इतना पावर होना चाहिए कि वो रिव्यू कर सके, कोई ऐसा आपात इम्पीचमेंट लाना हो तो दे कैन ब्रिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए। इस आयोग का काम अपॉइंट करना है ना। देखिए अपॉइंट करना है तो डिसमिस भी करने का पावर जरूर दिया होगा सरकार ने, उनको जरूर होगा ट्रांसफर करने। देखिए जब ये होता ट्रांसफर का है ना, ट्रांसफर तो एक देख लीजिए कि ट्रांसफर का है तो वो भी एक तरह से जब एक दिया जाता है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी। आनंद जी हाईकोर्ट से जाइए, दूसरे हाईकोर्ट। प्रमोद जी, बीजेपी का साफ मानना है कि बेहतर सिस्टम सामने आने वाला है और निश्चिंत रहिए ये उससे कहीं बेहतर होगा। देखिए आनंद जी जो अभी बता रहे थे इसमें मुझे बहुत ही संदेह है। ये तो वही बात बता रहे हैं कि यदि पानी में पॉल्यूशन आ गया है, इंप्योरिटी आ गया है, तो पानी को स्वच्छ नहीं करो, उसमें शराब मिला दो और वो पिलाओ तो आदमी शुद्ध हो जाएगा। देखिए मेरा ये कहना है कि यदि पानी में इंप्योरिटी आ गया है तो उसको फिल्टर कर करके शुद्ध करो, एक चीज आप बताइए, उसके बाद पिलाया जाए। देखिए नहीं, एक चीज मुझे बताइए, आप लोग कितने केस फ्री में लड़ते हैं आप साल भर में? आप बताइए। हम लोग रात और दिन, सुबह से ये वर्दी जब से पहना हूं, मैं भी हवाई जहाज के कितने फ्री में आप सेवा करते हैं? फ्री में सेवा देता हूं, फ्री में। मैं अपना खुद का नौकरी करता हूं कहीं और वहां से कमाता हूं ईमानदारी से। अब फ्री में रोज सुबह रिक्शा वाला से लेके पटरी वाले से, चाय वाला से, जो भी है गरीब दुखी, सुबह से लोग आते हैं, फोन करते थे कि अभी फोन आया, ई रिक्शा वाले का फोन आ रहा है। देखिए ये हमारा विषय नहीं है। अब यहाँ देखिए कौन वकील है जो फ्री में सेवा देता है? 1 रुपया का भी फीस है तो पहले लेते हैं। केस जीतेंगे कि हारेंगे वो नहीं है कि देखिए मोरली प्रमोद जी बहुत फी नहीं लेते और बहुत सारी कुरूपियां समाप्त कर रहे हैं। चलिए बहुत फिलहाल हम सब लोगों को काले कोट पहन के आप काला उसमें, अरे हम काले कोट पहनते हैं लेकिन नेता लोग तो काले करते हैं। फिलहाल तो हम धन्यवाद करेंगे प्रमोद जी आपका धन्यवाद कि देश जो है जागरूक हो। आनंद जी, सब देश आनंद जी काम करें। हमारा वक्त अब संपन्न हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका पार्टी की ओर से अपनी अहम राय रखने के लिए। उदय जी बहुत शुक्रिया आपका, और प्रमोद जी आपका बहुत धन्यवाद एक कानूनी राय रखने के लिए। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन को लेकर परिणाम क्या आता है, फिर बहुत सारे तो सवाल बनेंगे या फिर एक बेहतर जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, उसका और भी जवाब ढूंढना होगा सरकार को। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।